बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। हम लास्ट टाइम बेटा हमने नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमने डिस्कस किए थे और नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स डिस्कस किए थे। ऑक्सी एसिड्स हमने कहा था कि नाइट्रोजन के दो होते हैं, HNO2, जिसको हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं। बेटा नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आज हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और इसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे कि ये हमारे किस काम आता है और इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स का जो है ना बेटा वो आज जो है इस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो बेटा नाइट्रिक एसिड को लेबॉर्ट्री में बनाने के लिए हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का और पोटाशियम नाइट्रेट का। जब ये रिएक्शन होता है तो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, साथ में हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है। ये नाइट्रिक एसिड जो है ना बेटा ये हमारा प्रोडक्ट होगा HNO3। ये नाइट्रिक एसिड जो है ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो लेबॉर्ट्री में हम इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल प्रिपरेशन देखें यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे अगर हमने इसको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए बेटा हमारे पास एक बहुत अहम मेथड है और ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आपने इसको याद करना है, एक बहुत ही ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको याद करना है कि ये बहुत ज़्यादा अहम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद कर रखना है। क्या है जी? बिर्कलैंड आइड्स प्रोसेस, ठीक है। इसको आर्क प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के बेटा कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हमने देखना है। बेटा हमें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन भी होती है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क की मौजूदगी में, यानी 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमने सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल फर्नेस यहाँ पे लगाई है। इस फर्नेस में क्या होता है, इस फर्नेस के अंदर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करती हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बेटा यहाँ पे हम दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं जहाँ पे हमने 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर रखा हुआ है, 3000 से बहुत कम, ताकि हम इसको कूल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कूल करते हैं NO को, ताकि ये डीकम्पोज ना हो जाए, इसलिए हम इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये 3000 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसको हमने कूल करने के लिए एक ऐसे चैम्बर में लेके गए जिसका टेम्परेचर 1000 था, यानी कि उसकी निस्बत बहुत कम था। कूल करवाने के बाद बेटा हम इसको नेक्स्ट चैम्बर में ले गए हैं। ये है जी ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। इस चैम्बर में जो है बेटा वो हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, NO की ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हम जानते हैं NO जब मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये NO2 हमें यहाँ से मिलेगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलता है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यानी NO2 को, ये NO2 है बेटा, इस NO2 को हम एक दूसरे चैम्बर में लेके जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन चैम्बर होता है। इस चैम्बर में बेटा हम वाटर जो है वो हमने रखा हुआ होता है। जैसे ही हम NO2 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ये लेट्स सपोज कि हमारे पास है जी NO2। NO2 को बेटा हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो जैसे ही ये वाटर में डिज़ोल्व होगा बेटा एक इसमें से बनेगा HNO3, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, और साथ में बनेगा HNO2, यानी नाइट्रिक एसिड भी बनेगा और नाइट्रस एसिड भी बनेगा। नाइट्रस एसिड की वजह बेटा हम मज़ीद ऑक्सीडेशन करवा के उसको HNO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो HNO3 है उसको हम यहाँ से कलेक्ट करते रह जाते हैं। और इस रिएक्शन में अगर हम इक्वेशन में देखें तो हमने यहाँ पे NO जो था बना था बेटा पहले चैम्बर में, उसकी हमने क्या करवाई, ऑक्सीडेशन करवाई और उसको NO2 में कन्वर्ट किया। फिर ये जो NO2 बना बेटा इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करके HNO3 बनाया और HNO2 बनाया। HNO3 जो है ना बेटा ये नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड जो है ना ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं और जो नाइट्रस एसिड बनता है, नाइट्रस एसिड
ये आपने याद रखना है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, नाम का फ़र्क है, नाइट्रिक और नाइट्रस, ठीक है। तो ये जो नाइट्रस एसिड बनता है बेटा, इसको हम मज़ीद ऑक्सीडाइज करवा के नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साथ में NO और वाटर बनता है। वाटर जो है ना होता है वो वाटर वाले चैम्बर में भेज दिया जाता है, और जो NO है बेटा, इसको हम दोबारा से NO को वापस जो है वो इसी चैम्बर में भेज देते हैं, ताकि ये दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर NO2 बना सके और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। तो ये है बेटा हमारे पास प्रिपरेशन के रिएक्शंस आपने याद करने हैं, डायग्राम आपने याद करनी है, उसको बना के देखना है, प्रैक्टिस करनी है आपने। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बेटा आपने प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। प्रॉपर्टीज़ क्या है, नाइट्रिक एसिड अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो बेटा वो कहता है कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होगा, और फ्यूम्स इसके बन जाएंगे एयर में बहुत ज़्यादा, पंजेंट स्मेल होगी, ग्रेविटी इसकी होती है 15 डिग्री सेल्सियस पे 1.53, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ मेंट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो आपने इसको वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उसके तौर पर प्रिपेयर करना है। वो कहते हैं कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है, जो फ्यूम्स की फॉर्म में होता है। एक मिक्सचर लेते हैं हम HNO3 और NO2 का, ठीक है, इसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंसनट्रेटेड HNO3 से, ठीक है। ये रेड पेल येलो फ्यूमिंग लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलता है। रिएक्शंस हैं बेटा HNO3 के, यानी कि अब हम नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड बेटा जब डीकम्पोज होता है, डीकम्पोजिशन में हम देख रहे हैं कि डीकम्पोज होता है तो वाटर बनाता है, साथ में NO2 बनाता है, साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। तो अगर हम इसको एज एन एसिड देखें तो इसके अंदर एक हमें प्रोटॉन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये मोनो बेसिक एसिड है, यानी ये एक बेस के एक मोल को या एक मोलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब एक एसिड की खुशियात क्या होती हैं कि जब वो किसी मेटेलिक ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। वो हमें नज़र आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है, साथ में वाटर बना रहा है। जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है, जैसे ये NaOH बेस है, तो ये वाटर एंड सॉल्ट बनता है। सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बनेगा जो सॉल्ट है, और साथ में क्या बना, वाटर बना। जब एक एसिड बेटा किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तो एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा वो CO2 गैस को रिलीज़ करेगा। तो HNO3 जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, तो ये CO2 गैस रिलीज़ करता है, साथ वाटर एंड सॉल्ट बनता है। इसके बाद बेटा जो थर्ड पॉइंट है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको जो है वो डीकम्पोज करते हैं तो बेटा ये एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ये ऑक्सीजन जो है ना वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल में जाके ऐड हो जाती है और उसकी ऑक्सीडेशन करवा हो जाती है। तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन जो है ना इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसको हम ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम इसके रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन करवाते हैं जी नॉन मेटल के साथ, कि नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी कार्बन, सल्फ़र और फास्फोरस से हम इसका रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं। तो और हम देखना ये चाहते हैं कि क्या ये इनकी ऑक्सीडेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेटा हमने इसको देखने के लिए हमने कार्बन से रिएक्शन करवाया, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि C से वो CO2 में कन्वर्ट होगी, और ये NO2 और वाटर जो बनना था वो साथ में प्रिपेयर हमने कर लिया। इसके बाद अगर हम देखें सल्फ़र के साथ, तो जब ये सल्फ़र से रिएक्शन करता है तो सल्फ़र जो है बेटा वो कन्वर्ट किस में हो रही है, H2SO4 में, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। लेकिन अगर H2SO4 में देखें तो सल्फ़र की H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। तो 0 से +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट गई है, तो इंक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तरह जब फास्फोरस जो है वो यहाँ पे फ्री फॉर्म में हमारे पास होगी, तो ये ज़ीरो एटॉमिक क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी इसकी। तो जब ये H3PO3 में जाएगी तो बेटा ये चली जाएगी +5 में। तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है फास्फोरस की, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है। तो इसको इसमें आपने ये 2 रिएक्शन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बेटे जो है ना वो रिएक्शन है विद मेटालॉइड्स, मेटालॉइड के साथ रिएक्शन,
तो बेटा यहाँ पे भी सेम जो है ना वो केस है कि यहाँ पे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, तो आर्सेनिक से हमने रिएक्शन करवाया तो आर्सेनिक को इसने कन्वर्ट कर दिया आर्सेनिक एसिड में, H3AsO4, यानी आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन हो गई। एंटीमनी से रिएक्शन करवाया तो एंटीमनी की ऑक्सीडेशन होगी और स्टिबनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तीसरा है बेटा जब मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, जब हम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो वो कहता है कि डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट तरीक़ों से नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है। गोल्ड, प्लाटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम जो है वो रिएक्शन नहीं करती। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एलुमिनियम जो है ना उनकी जो है ना वो कहता है ये दे रेंडर्ड पासिव बाय एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिल्म, कि ये जो है ना HNO3 से रिएक्शन ज़्यादा नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इनमें से किसी मेटल को लिया, हमने उनका रिएक्शन करवाया तो इन मेटल्स का ऑक्साइड जो है वो बन जाता है और उस ऑक्साइड की जो लेयर है वो उस मेटल को प्रोटेक्ट करती है फॉर फर्दर रिएक्शन। टंगस्टन और यूरेनियम जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देती हैं। तो मैग्नीशियम का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और यही एक एसिड की खसूसियत होती है कि जब वो मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटल के साथ जब भी कोई एसिड बेटा रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ये खसूसियत है बेटा, एक ख़ासियत है एक एसिड की। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और मैंगनीज से रिएक्शन करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। कॉपर से बेटा जब HNO3 रिएक्शन करता है तो उसके दो तरीके होते हैं रिएक्शन करने के। कॉपर से रिएक्शन करेगा तो बेटा कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। और जब बेटा ये रिएक्शन करेगा कॉपर से कंसनट्रेटेड फॉर्म में, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डाइल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है। तो जब डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन करेगा HNO3 तो NO बनेगा, और जब ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में HNO3 हमने लिया और कॉपर से रिएक्शन करवाया तो NO2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। मरकरी से रिएक्शन करेगा बेटा तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट और NO बनाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर रिएक्शन करता है तो बेटा ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट और NO2 बनाएगा, यानी कि यहाँ पे भी इसका केमिस्ट्री जो है वो सेम है। इसके बाद बेटा सिल्वर के साथ रिएक्शन है। सिल्वर से जब ये रिएक्शन करता है तो सिल्वर नाइट्रेट बनाता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। स्टेनिस से रिएक्शन करता है तो स्टेनिस नाइट्रेट बना देता है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट और वाटर बेटा बन जाता है। दो रिएक्शन है स्टेनिस के साथ, एक है जब HNO3 हमने लिया है डाइल्यूट फॉर्म में, और एक वो है जो अब हमने HNO3 लिया हुआ है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो बेटा दोनों में फ़र्क वही है कि एक में अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है और एक में NO2 बनेगा, और साथ में प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, स्टैनिक एसिड प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे स्टैनिक नाइट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है। जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा जिंक के साथ जो है ना इसकी डिफरेंट कंसनट्रेशन पे डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है। कि अगर हमारे पास जिंक है 6% HNO3 से रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, तो ये जिंक नाइट्रेट बनाती है, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनता है। 20% ले लेते हैं तो फिर N2O बन जाएगा, यानी जिसको हम लाफिंग गैस भी हमने कहा था। 70% अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो जिंक नाइट्रेट और NO2 बनाएगा। तो ये डिफरेंट कंसनट्रेशन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो फिर क्या होगा। जैसे आयरन सल्फेट है और H2SO4 है, ये रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ तो बनता है Fe2SO4 3 टाइम्स NO और H2O, और जब ये H2S से रिएक्शन करेगा तो बेटा ये सल्फ़र जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एक्वा रिजिया जो है वो क्यों डिज़ोल्व करता है गोल्ड और प्लैटिनम को, या व्हाट इज़ एक्वा रिजिया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने याद करना है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जब हम एक वॉल्यूम बेटा HNO3 का लेते हैं और 3 वॉल्यूम, यानी कि अगर 1 ml हमने लिया नाइट्रिक एसिड और उसको हमने मिक्स किया
3 ml HCl के साथ, तो इन दोनों का मिक्सचर जो है बेटा वो एक्वा रिजिया कहलाता है, और ये डिज़ोल्व करता है नोबल मेटल्स को भी अपने अंदर। HNO3 जब HCl में मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होता है और हमें मिलता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। नाइट्रोसाइल क्लोराइड जब डीकम्पोज होता है तो ये क्लोरीन जो है वो बनाता है, जिसको हम कहते हैं नेसेंट क्लोरीन। ये आम क्लोरीन से मुख्तलिफ होती है। ये नेसेंट क्लोरीन जो होती है बेटा, ये जब रिएक्शन करती है असल में गोल्ड और प्लाटिनम को ये डिज़ोल्व करने में ये क्लोरीन जो है ना, इसका बड़ा रोल प्ले होता है, तो ये उनको अपने अंदर हल कर लेती है। इसके बाद बेटा इसके यूजेस हैं। यूजेस को आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। नाइट्रिक एसिड के यूजेस को हम लेबॉर्ट्री रीजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी फर्टिलाइज़र बनाई जाती हैं, एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्गेनिक डाइज और वार्निश में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। ग्रुप नंबर 5A में हमने कहा था कि पहला मेंबर है नाइट्रोजन, दूसरा मेंबर है फास्फोरस। नाइट्रोजन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास फास्फोरस है। फास्फोरस बेटा वो कहता है सेकंड मेंबर है ग्रुप नंबर 5A का। लाइट बेरिंग, ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लाइट बेरिंग। नाइट्रोजन के से उल्ट वो कहते हैं कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जब भी मिलता है हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में, एपेटाइट की फॉर्म में। ये आपने MCQ में इसकी मिनरल्स जो हैं वो याद रखनी है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट ये और या एनिमल टिश्यू, ये बेटा इसेंशियल होता है उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स की। इसके बाद है बेटा एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के जो है वो एलोट्रोप्स होते हैं जो हम जानते हैं, ठीक है। 6 सॉलिड एलोट्रोप्स होते हैं इसके, जिनमें से 2 से हम वाकिफ़ हैं। कहता होता है वाइट और येलो फास्फोरस, और दूसरा है जी रेड फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, वॉयलेट फास्फोरस और स्केरलेट फास्फोरस। तो यहाँ पे हमने सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वाइट फास्फोरस जो है वो कॉमन वैरायटी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है, वोलेटाइल होता है, वैक्सी होता है। येलोश वाइट सब्सटेंस की फॉर्म में होता है और बेंजीन में हल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में भी हल हो जाता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है बेटा वो टेट्रा एटॉमिक P4 मॉलिक्यूल होता है। ये हमने बनाया हुआ है, 4 एटम हैं जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। 280 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये बॉयल हो जाएगा। 700 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होकर P2 की फॉर्म मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। रेड फास्फोरस जो होती है बेटा, ये लेस रिएक्टिव होती है, लेस पॉइजनस होती है वाइट फास्फोरस की निस्बत। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम वाइट फास्फोरस को बेटा आयोडीन या सल्फ़र की मौजूदगी में, जो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगी, वैक्यूम के अंदर हम हीट करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल रेड जो फास्फोरस के होंगे वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलेंगे, यानी कि ये इसी तरह का मॉलिक्यूल है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। ब्लैक फास्फोरस बेटा जो है ना, ये थर्ड फॉर्म है जो ज़्यादा स्टेबल है सब में से, लीस्ट एक्टिव है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। ब्लैक फास्फोरस जो है बेटा, इसको हम रेड फास्फोरस को हीट करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इसको हम हासिल करते हैं। इसमें से बेटा ये वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस जो है ना, इसको आपने प्रिपेयर करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं और ये मिनरल्स जो हमने पढ़ी थी फास्फोरस की, ये इम्पोर्टेंट MCQ हैं, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।